अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहावसिल। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। चूँकि एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसका बोनस जो आप आज के दिन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना भी है, फिर जुम्मा भी है, तो इसका खास एहतमाम करें, बाकायदा अच्छे तरीके से अपने दिन का आगाज़ करें। हमने भी आगाज़ चूँकि आपके साथ करना होता है और मैं अकेले स्क्रीन शेयर नहीं करती, इस्लामाबाद चलते हैं, हरमीत पाजी को भी शो में शामिल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तो जुमे का दिन है, फिर रमज़ान का जो है बाबरकत महीना है। इसी में सबसे मैं समझता हूँ कि सब पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आस-पास जो आप हमेशा बड़ा खूबसूरत मैसेज अपने शो के अख्तिताम में आप देती हैं, और जो मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए कि आस-पास हम देखें और आस पड़ोस में देखें, हमारे जानने वाले जो हैं, जो हमें पता है कि हाँ किस तकलीफ़ से, किन हालात से वो गुजरे, और जिस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और ख़ासकर वो चीज़ें जो ख़ास मुख्तलिफ फाउंडेशन की तरफ की जाती हैं, और जिस तरह मुख्तलिफ पैकेज के ज़रिए लोगों को जो है मुस्तफ़ीद किया जाता है। तो मेरे ख़्याल में जितना भी अगर हो सके, जितना भी हो सके, ऐसा नहीं है कि कभी कभी मैं कल रूफ क्लासरा साहब की एक वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें ये कि एक बूट पॉलिश करने वाला एक शख्स जो है वो आके बूट पॉलिश करता है। तो कभी कभी हम बैठे होते हैं किसी रेस्टोरेंट में और हम कहते हैं ना बाजी नहीं नहीं नहीं, तो उसका वो मैसेज बड़ा खूबसूरत ये था कि अगर वो आता है तो 150 रुपए से हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन किसी का भला हो जाता है। और हमेशा मेरी भी यही सोच होती है कि अगर 50-60 रुपए मैं देता हूं तो मुझ पे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके घर में फर्क आएगा कहीं ना कहीं, इसकी मजदूरी में, और इसकी जो शुरुआत है अगर हो सकता है मुझसे हो तो शायद वो पूरा दिन इसका एक पॉजिटिव तरीके से गुजरे। तो हम सबको और ये जो तस्कीन है, ये जो खुशी है दिल की, जो दिल को राहत मिलती है किसी की मदद करना, और फिर चेहरे के उसके जो तासुरात होते हैं, वो यकीनन आपको एक सुकून की दुनिया में लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबरकत महीना और सुकून के साथ साथ आप ये देखिए कि और कितने सारे फ़वाइद हैं कि अगर आप किसी को सदका ज़कात कर रहे हैं, अपनी मदद कर रहे हैं, अपने माल में से कुछ खर्च कर रहे हैं किसी और पे, तो उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली आपकी अपनी ज़ात को ही होता है। मतलब वो डबल होकर आपके पास ही वापस आना होता है। आपका जाता तो खुश नहीं है, हाँ, लेकिन आता बहुत कुछ है। और अगर आप रमज़ान की बात करें, फिर आप जुम्मे की बात करें, जहाँ पर हर चीज़ का सवाब जो है वो डबल हो जाता है। वो नेकी हो, कोई नीयत आपने कर ली है तो आपको उसका सवाब भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इतने बोनसेस जो आपको मिल रहे हैं वो आप धीरे बस उठाते जाएं, क्योंकि इस वक्त मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो है उसमें हमारे लोगों को भी अशद ज़रूरत है, और हमें भी इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम भी अल्लाह ताला से इस चीज़ की माफ़ी मांगे कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करें, पाकिस्तान पर, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इस पर रहम करें, और हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे जिसकी इस वक्त उन्हें अशद ज़रूरत है। खैर, हम प्रोग्राम में इसको तो डिस्कस करते रहते हैं और आगे भी करेंगे पोलिटिकल पूरे सिनेरियो में कि इस वक्त मुल्की सूरत हाल क्या है। प्रोग्राम से पहले मैं और हरमीत पाजी भी इसको डिस्कस कर रहे थे कि ऑन स्क्रीन इस चीज़ को इतना डिक्लेयर नहीं किया जाता या इतना इसको इंडोर्स नहीं किया जाता, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है, IMF के स्टाफ लेवल का मुआहिदा ना होने की वजह से माशी सूरत हाल, सियासी तज़ब्ज़ुब ख़त्म होगा तो ही माशत या माशी सूरत हाल पर हम थोड़ा इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर सकेंगे। लेकिन सियासत का इतना बुरा हाल है तो हम इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि माशी बदहाली को ख़त्म करने के लिए कोई पॉलिसी जो है वो लॉन्च की जाए। खैर, जो सूरत हाल है उसको डिटेल में एड्रेस करेंगे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में। अभी एक अच्छी खबर भी है जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में एडिटोरियल सूरत में हमने आपको देनी है। पहली खातून जज, बाहिजाब खातून जज, जो कि अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में अपॉइंट हुई हैं। और बेसिकली वैसे तो बहुत सारे क्रेडिट है हरमीत, और हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो आप इस चीज़ को मेजॉरिटी में देखते हैं, लेकिन अगर हम गैर मुस्लिम ममालिक में बात करें तो वहाँ पर अब ख़वातीन की एक बात, दूसरी मुस्लिम ख़वातीन की, तीसरी मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो कि पे दर पे अपने आप को मनवा रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है या इस मज़हब से भी है। तो इस खातून का हम जिक्र करेंगे, मिस्ट्री नियाद ये खातून है, बेसिकली नाम है इनका नादिया कहफ, जो अमरीका की पहली बाहिजाब मुस्लिम खातून जज बन गई हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा उन सोसाइटी की, उन ममालिक की इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि वहाँ पे इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखा जाता है और काबिलियत को देखा जाता है, और जिसके बिना पर हम देखते हैं कि उनकी जानिब से फिर जिस किस्म के एक तरफ तो मुल्क के हवाले से, मुल्क की तरक्की के हवाले से, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट में, जिस इदारे में काम करते हैं, तो बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। और फिर ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम खातून का होना,
और दूसरा पॉइंट यही है कि एक ऐसी सोसाइटी में जहां हर चीज़ की आपको आज़ादी भी है, आपको ये भी आज़ादी है कि चाहे आप स्कार्फ पहन के आएँ या आप दुपट्टा ना ओढ़ के भी आएँ, और उस तरह आपको एक्सेप्ट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए कि बाहर दुनिया की सोच और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, वहाँ की अपनायत, ये सारी चीज़ों के हवाले से बहुत चीज़ें हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि एक तरफ स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म एक मियाँ चन्नो के एक नौजवान है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के एक नजात जो है उनका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से और वो इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म है। तो इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो ज़बरदस्त सा पैगाम पूरी दुनिया में जाता है और फिर हमें खुशी इसलिए होती है कि हमारे सरज़मीन से अगर उनका ताल्लुक हो या अगर वो उनका ताल्लुक उस मज़हब से हो, चाहे वो सिख हो या मुसलमान, तो फिर खुशी ज़ाहिर मिलती है। और इस खातून का चूँकि मुसलमान मज़हब से ताल्लुक है तो भाई सबको खुशी होनी चाहिए। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस लेवल है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती से अपनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और इस मुस्लिम खातून जिनका नाम नादिया कहफ है, उनका कहना भी यही है कि मैं बेसिकली ये पैगाम देना चाहती हूँ नई नस्ल को कि बिला खौफ व ख़तर अपने मज़हब से बालातर होकर अपना टैलेंट जो है या आपकी जो काबिलियत है उसको आप दुनिया में कहीं भी मनवा सकते हैं। और ना सिर्फ उन्होंने खुद इस चीज़ को इंडोर्स किया बल्कि 700 से ज़ायद अफराद ऐसे हरमी जो कि पटिशन पर साइन कर चुके हैं, जो जिन्होंने इनकी काबिलियत को सराहा है, उसको माना है, उसको एडमायर किया है, इसके साथ साथ उसको ऑन भी किया है। तो आपका ताल्लुक हरमीत हमेशा आप कहते हैं किसी भी धर्म से है, अगर आप मुस्लिम मुल्क की बात करें यानी पाकिस्तान की बात करें, किसी और मुस्लिम मुल्क की बात करें या गैर मुस्लिम मुल्क की भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर मौजूद जो माइनॉरिटीज़ है मज़हब से किसी भी धर्म से बालातर होकर उसकी काबिलियत को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में हर मज़हब हर धर्म के लोगों ने अपनी काबिलियत को दिखाया भी है, मनवाया भी है। और ये यकीनन क्रेडिट की बात है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। और पहली बाहिजाब मुस्लिम खातून जज हैं जो बड़ी खूबसूरत लग रही है। हल्फ बर्दारी की जो तकरीब हुई है बड़ी पुरवकार है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पर शिरकत भी की है और उन्हें मुबारकबाद भी दी इस हवाले से। और मुस्लिम उम्मा में खबर जो है वो काफ़ी मकबूल है, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज़ में इसको शामिल करते हैं, इसीलिए हमने इसको ज़रूरी समझा। खैर आगे बढ़ते हैं, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि इट्स फ्राइडे, मेरी खुशी वही की वही है हरमीत, क्योंकि आज हमारे हफ्ते का आखिरी शो होता है, आगे 2 दिन छुट्टी होगी, तो रमज़ान में तो ये छुट्टी आपको और भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर आज हमने और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी खबरों के साथ इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, ताकि आप भी समझें कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखाना ज़रूरी है। टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। टॉप ऑफ द ऑल, सबसे पहले हमने आपको यही बताना है कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एक ही चीज़ यानी पाकिस्तान की वो आला अदलिया, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा, ना सिर्फ वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है बल्कि वहाँ पर अगर हम सोमोटो की बात करें, अगर हम फैसलों की बात करें, फैसलों की तशरीह की बात करें, फैसलों की तफसील की बात करें, हर चीज़ पर वहाँ पर मौजूद जो जजेस साहिबान है वही आपस में लड़ रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि जो फैसला करना था, जिस फैसले के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया था, यानी मैं बात कर रही हूँ KP के पंजाब असम्बली में इलेक्शंस के लिए जो नोटिस लिया गया था, वो जो बेंच तश्कील दिया गया था वो ही टूट गया है। कल के दिन अगर देखा जाए तो शाम 5 बजे तक इसका इंतजार किया गया कि वो बेंच जो कोई फैसला सुना सके, लेकिन बगैर फैसला किए वो बेंच टूट गया और चला गया। लेकिन 5-6 बजे के करीब ये फैसला सामने आया कि कल सुबह 4 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो आज सुबह फैसला सुनाएगा। तो देखना ये बाकी है कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ जाता है कि इलेक्शंस कराने हैं, तो उसके बाद के रिएक्शंस हुकूमत, PDM या PTI की तरफ से क्या आते हैं। खैर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे और हमने आपको ये भी बताना है कि अगर आपने घर में इफ्तार बनाना है तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बताते हैं कि हाथ आपने ज़रा हल्का रखना है और कम खाना है या इत्तेदाल से खाना है। लेकिन चूँकि ख़वातीन की हरमीत कोशिश ये भी होती है कि रमज़ान में हम मुख्तलिफ नवा इक़साम के खाने बनाएं, मतलब वो फ्राइड आइटम्स हो या मीठा हो या आपने कुछ ना कुछ ड्रिंक्स में स्मूदीज़ लॉन्च कर, मतलब कुछ ना कुछ हमारी कोशिश होती है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो इतनी मसरूफियत के बावजूद मेरी कोशिश ये है कि घर में इफ्तार पर कुछ नई चीज़ घर वालों को बना के ज़रूर खिलाऊँ। तो खैर बेकिंग जो है उसका बड़ा ट्रेंड है और आपको पता है ख़ासतौर पर रमज़ान में और हम या ईद की तैयारी में हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ ऐसे अच्छे से डेजर्ट्स बनाए जाएँ। तो ये अब हमने एक बेकिंग एक्सपर्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है। आपको बेकिंग टिप्स अच्छी हम देंगे। और ये जो है बेसिकली ख़वातीन कितनी ज़्यादा, हरमीत आपने सुना होगा, बल्कि हमारे प्रोग्राम में हमने 2 से 3 दफ़ा सेगमेंट किया है कि पहले हम देखते थे बेकरीज तक ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन अब ख़वातीन बड़ी तादाद में
ज़्यादा इसको करती हैं, कैटर करती हैं। और बहुत मेरे ख्याल में एक खूबसूरत मशगला है, ज़बरदस्त किस्म का। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि बेकरी आइटम्स पे जिस किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं और ख़रीदना भी मुश्किल है, लेकिन अगर अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो बड़े एक्टिव नज़र आती है और कहीं ना कहीं बड़े मज़े मज़े के केक जो हैं वो आसानी से आप बना लेती हैं गर्मा गर्म। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा है और कहीं ना कहीं टाइम भी बड़ा अच्छा गुजर जाता है और बचत भी हो जाती है भाई। और आप देखें कि इसको कारोबार के तौर पर यूज़ करती हैं। मतलब मैंने जितने भी केक आज तक ऑर्डर किए मुख्तलिफ इवेंट्स पे, ऑनलाइन पेजेस चलाने वाली ये खवातीन इस बेकिंग एक्सपर्ट होने को बीइंग प्रोफेशनल यूज़ कर रही हैं, एज अ प्रोफेशन यूज़ कर रही हैं, इससे अच्छा कारोबार कर रही हैं। तो घर बैठ के अगर किचन से बेकिंग करके आप अच्छा कारोबार कर सकते तो आपने ये सेगमेंट मिस नहीं करना है, इसकी टिप्स आपने ज़रूर लेनी है। खैर आगे बढ़ेंगे, और चूँकि आज जुम्मा है तो जुम्मे की मुनासबत से यानी रमज़ानुल मुबारक में हर जुम्मे की हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह कोई ऐसा सेगमेंट, जैसे हमने कल भी किया था, रमज़ान की रूह को लेके, रोज़े की रूह को लेके, आपके जो भी रोज़े को लेके या शरीयत को लेके भाम कुछ चीज़ों में मौजूद होता है तो उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आज जुम्मे की मुनासबत से नात खां हमारे साथ होंगे और समा बांधने के लिए हम उनसे नात सुनेंगे, कलाम सुनेंगे, और ये भी आज की हमारी टॉप स्टोरी का एक हिस्सा होगा। इसके अलावा एक डिटेल पैकेज भी होगा, वो पैकेज कौन सा होगा हम आपको टॉप स्टोरीज भी बता देंगे जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे और आपको चलेंगे उस पूरे सेगमेंट की तरफ जो थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा एंटरटेनिंग होता है, जिसको मैं और हरमीत पारी तो बहुत इंजॉय करते हैं। होपफुली कि आप भी बहुत इंजॉय करते होंगे, क्योंकि हम इकट्ठी करके लाते हैं खबरें पूरी दुनिया से, बल्कि हम नहीं, हमारी टीम इतनी मेहनत करती है। तो खैर पहली खबर आपको देंगे। पहली खबर जो है वो हरमीत पाजी की हुई प्रेडिक्शन है जो कि सच हो गई है। अब आपको हरमीत पाजी की को-होस्ट, फ्यूचर को-होस्ट से मिलवाती हूँ मैं, जिसका नाम है सना। अब आपको बताती हूँ, ये हरमीत पाजी बैठे होंगे, साथ सना मैडम बैठी होंगी। आपको पता है भारतीय न्यूज़ चैनल पर मसनूई जहानत से बनाई जाने वाली ये पहली एंकर जिसका नाम सना है, जो कि वेदर ब्रॉडकास्ट इस वक्त दे रही है। और जब कल परसों ये वीडियो वायरल हुई तो हरमीत पाजी ने मुझसे शेयर की, मैंने उनसे शेयर की, और ये जो शेयरिंग का सिलसिला जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ है, बिकॉज इसके बारे में इंसान बहुत पहले प्रेडिक्शन कर चुका था कि येस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक्सेल करेगा, इतना आगे तक जाएगा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर अब ये जो सना मैडम है जिनको बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, ये 4 से 5 ज़ुबानें बोल सकती हैं। और आप जो मतलब इनसे अगर आपने खबरों की बात करनी है, वेदर की बात करनी है, सियासत की बात करनी है, एंटरटेनिंग या आपने बेकिंग की, किचन की, जो भी आपने खबर देनी है, वो 2 से 4 ज़ुबानों में ये आपको अपडेट कर सकती हैं ऑन स्क्रीन। और हरमीत प्यारी भी हैं, खूबसूरत भी लग रही हैं, स्मार्ट भी लग रही हैं, प्यारी भी हैं, खूबसूरत भी हैं। और आप ये देखें कि अंदाज भी बड़ा प्यारा है, और फिर ये देखें कि इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी ज़ुबानें, और उसके साथ साथ फिर हर सवाल का जवाब भी वो देने के लिए तैयार बैठी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा ले भाई कि वक्त बड़ा करीब है। सुहा, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा ठंडे, वैसे भी आप आजकल अपने कारोबार की तरफ आप जाने की बात करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि सना जो है आपकी जगह ले ले और कोई और पाजी बन के मेरी जगह ले ले, तो क्यों ना हम कहीं और निकल जाते। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तेज़ी बड़ी तेज आ रही है, और हम देख रहे हैं कि पड़ोस में ये मसनूई ज़हानत का तजुर्बा किया गया है। हिंदुस्तानी एक चैनल है, और आप ये समझे कि पड़ोस तक ये मामला पहुंच चुके हैं, तो बहुत करीब है, बॉर्डर इतना दूर नहीं है, वहाँ का बॉर्डर आपके बहुत करीब है फिर। तो ये अंदाजा लगा ले कि आने वाले दिनों में। लेकिन आपको पता है, आप हमेशा जो बात करते हैं ना, उस बात को सेकंड मैं हमेशा भी करती हूँ और आज भी करूँगी, वो इसलिए कि हम हमसाया मुल्क यानी भारत की बात करते हैं। एक चीज़ जो उन्होंने लॉन्च की मसनूई ज़हानत, इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, वो तो चले ठीक है, लेकिन इससे एक और बात भी डिपेक्ट होती है, वो ये कि देखिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपका जो भी यू नेम इट, IT की आप बात कर लें, आप किसी और टेक्नोलॉजी फील्ड की बात कर लें, वो मुल्क हमारे साथ बनने के बावजूद भी आज कहाँ तक पहुँच गया है, क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर रहा है, तरक्की की किन राहों पर गामजन है, उनके फोकस पॉइंट क्या है, वो किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को किस तरह से मनवा रहे हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। तो अगर हम इसकी खबर दे रहे हैं तो अच्छा, खबर देने से मैं आपको भी मैं चाहती हूँ कि क्लिप भी आप देख लें, क्योंकि हमने इतनी तारीफ़ें कर ली हैं सना की, और हम साया मुल्क की भी काफ़ी तारीफ़ें कर ली हैं, लेकिन ये सना जितनी खूबसूरत लग रही है ना, उतना अच्छा बोलती भी है, और आपसे मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलती हैं। लेकिन अब देख लेते हैं कि आपको कितनी पसंद आती हैं। हैव अ लुक, कैसे बोलती हैं सना। 122. Bhopal is at 23 degrees Celsius with an AQI of 87. Jaipur is at 22 degrees Celsius with an AQI of 88. Delhi is at 19 degrees Celsius with an AQI of 133. Srinagar is at 8 degrees Celsius with AQI being 56. Lucknow is at 20 degrees Celsius with an AQI of 99. Patna is at 22 degrees Celsius with an AQI of 150.
वैसे सारा कुछ ठीक था हरमीत पाजी, बस स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, और जो मुझे हमेशा कहा जाता है कि आपकी ऑन स्क्रीन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। खैर सना भी कम स्पीड में नहीं थी, लेकिन अच्छा बोली है। नहीं, सना ने भी कहीं ना कहीं वो आजकल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोस्टें भी आती हैं और पीटीवी के खवातीन के हवाले से आती कि माजी में कि वो किस धीमे लहजे में बात किया करती थी, खबरें भी सुनाती थी। लेकिन आजकल की जो नौजवान लड़कियां आई हैं वो ऐसे सुनाती जैसे वो कई सास उनके सामने बैठी और जल्दी जल्दी में उन्होंने खबरें सुनानी होती है। तो आपका कसूर नहीं है और ना सारा का है, बल्कि सिस्टम इस ओर पर चल पड़ा है कि जिसकी वजह से बड़ी तेजी आ चुकी है बात करने में। लेकिन हरमीत आप देखिए इस चीज का से बेटर सारा भी जान गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को भी डिस्कस करें कि इसका आगाज़ भी भारत की तरफ से किया गया था। आप ये देखें कि वहाँ के न्यूज़ चैनल्स और वहाँ की जो न्यूज़ एंकर्स हैं, खा वो आपको खबरें दें या प्रोग्राम करें, वो जिस तरह से बात करती हैं ना, वो लगता है कि अभी तो स्क्रीन से निकल कर आपको पकड़ लेंगी, या तो आपको गिरेबान पकड़ लेंगी या आपको समझा कर ही वापस घर जाएंगी। मैं उनके आपने बड़ी तारीफ की और मैं समझता हूँ कि होनी भी चाहिए, लेकिन मैं उनके मीडिया के साथ बिल्कुल नहीं अग्री करता हूँ कि जिस किस्म की वो जिस किस्म की बात करते हैं, जिस तरीके से करते हैं और फिर जिस तरह अंदाज अपनाया होता है। और मैं कई शोज में बैठता हूँ, अब तो नहीं बैठना, मैंने बाइकआउट कर दिया है। अच्छा। तो जब भी मैं अपना मौक़िफ़ देता तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता था। तो मैंने कहा पाजी इसके बाहर नहीं, हालांकि मेरे कई शोज हुए हैं अर्नब गोस्वामी वगैरह सबके साथ, लेकिन हमने ये देखा है कि वहां से माइक बंद कर दिया, जब ना मौक़िफ़ आपका सुना जाता है और जिस तरीके से चढ़ाई की जाती है ऐसा लगता है कि मैं कोई तामिल फिल्म देख रहा हूँ। बस लेकिन सना इन सब में बहुत अच्छी है हरमीत, बहुत शाइस्तगी से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से वेदर पॉडकास्ट उन्होंने आपको दिया है। खैर सना उन सबसे थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए हमने सना की तारीफ़ की है, इंडियन मीडिया की तारीफ़ नहीं की। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो कैलिफोर्निया के एक स्कूल से है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसलिए भी है कि आप ये देखें कि वहाँ पर तलबा और तालिबात या टीचर्स जो है मिलकर कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बल्कि जब भी वो कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो कोशिश ये होती है कि उसको नोबल कॉज के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। खैर कैलिफोर्निया का एक स्कूल है जहाँ के तलबा ने दुनिया का सबसे बड़ा चार्क्यूटरी जो है बोर्ड वो तैयार कर लिया। अब ये बोर्ड जो है इसकी आप मेकिंग देखें, अगर अभी आपको मेकिंग दिखा रहे हैं, बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी आपको दिखाएंगे। एक लंबा बोर्ड ये बनाया गया है और बनाने का मकसद ये था कि बेसिकली डोनेशन भी इसका मकसद था, एक तो हरमीत ये, दूसरा ये कि आपको पता है जब भी एक और रिकॉर्ड बनाने की बात करते हैं और जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पर, वो ये चाहते हैं कि एक तो स्टूडेंट सीखे सारे प्रोसेस से, दूसरा सीखने के साथ साथ कोई पिछला जो रिकॉर्ड होता है ना वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करना होता है। तो खैर ये ज़बरदस्त है, वैसे तो काफ़ी डिलीशियस है। रमज़ान में ऐसी खबरें देने का मकसद भी यही होता है कि आप ज़रा देखिए और इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने किस मकसद के लिए खबर दी है। बिल्कुल, आपको याद होगा इससे पहले इसी तरह जो है मेरे ख्याल में वो पिज़्ज़ा बनाया गया था और उसको जिस तरीके से बनाया गया था, फिर एक और चीज़ इस किस्म की इसका रिकॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात होती जब इस किस्म की गैदरिंग होती है स्कूल में और कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो लगन कुछ ज़्यादा भी हो जाती है और ज़्यादा दिलचस्पी हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर वही उसको अप्रिशिएट करने के लिए अगर वो चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे लगी, अब तक जितने भी हमारी टीम इस किस्म के रिकॉर्ड्स चीज़ें सामने ले आई हैं और इस किस्म की वीडियोज़ लेके आई हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मकसद जो जुड़ा होता है, जो उससे अमाउंट मिलती है, जो कुछ मिलता है, तो वो जाके डोनेशन में वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे खूबसूरत पैगाम यही है। और अगर आप इस चार्क्यूटरी को देखें तो जितनी खूबसूरती से इसको सजाया जा रहा है ना हरमीत, आप देखिए इसमें जो आइटम्स रखी जा रही है, मतलब खुश्क मेवाजात भी हैं और आपको पता है इसके अलावा आपने यहाँ पे फ्रूट्स भी देखें और कुछ ड्राई आइटम्स हैं, कुछ डिज़र्ट्स हैं, कुछ इसके अलावा अगर आप चिकन की बात करें या आप ठीक गोश्त की बात करें तो 4-5 इकसाम के गोश्त भी रखे हैं, उसकी मुख्तलिफ काइंड्स रखी हैं, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स रखी हैं और 50 से ज़ायद तलबा जो है उसमें बेकरी आइटम्स भी बड़े हैं। हाँ, हम ये कैसे भूल सकते हैं। खैर ये जो है ना पार्टिसिपेट जो करने वाले तलबा थे उनकी तादाद थी 50। और अगर हम किचन साइड की बात करें या हम बेकिंग साइड की बात करें तो जो पूरा स्कूल यानी है उसके जो ये डिपार्टमेंट्स हैं उनके टीचर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे लाइव इस चीज़ को बनाएं और ना सिर्फ बनाएं बल्कि मैं आपको बता भी रही हूँ कि 200 मेरे ख्याल से ये है 204 फिट लंबा ये बनाया है और उन्होंने बोर्ड पूरा, और इस बोर्ड को बनाने का मकसद अगेन ये था कि इन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ना था। 180 आई थिंक जो पिछला वो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करके 204 फिट पे इन्होंने ब्रेक किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। खैर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको देंगे। अगली खबर भी वैसे आजकल भारत से खबरें काफ़ी आ रही हैं, इसको ज़रा देखना पड़ेगा।
खैर लेकिन अच्छी खबरें जहाँ से भी आए ऐड तो करनी पड़ती हैं। अच्छी खबरें हैं तो लानी चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनोवेशन बेस्ड ये खबरें हैं जो कि हम आपको देते हैं और हैरान तो कर देने वाली होती हैं। लेकिन ये लग्जीरियस पिंक कलर का जो रिक्शा आप देख रहे हैं, ओ माय गॉड, ये आपको लग रहा होगा ये मर्सिडीज का ऑटो मर्सिडीज फॉर्म है ये। लेकिन भारतीय लड़का है जिसने रिक्शे को लग्जरी रिक्शे में तब्दील कर दिया है। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज अब तक इसके सोशल मीडिया पे हो चुके हैं। और वो जो व्यूज हुए हैं वो इसलिए हुए कि आप देखिए जब वो बैठता है तो पीछे पिंक सीट्स को उन्होंने लग्जरी किया ही किया, लेकिन छत को भी उसने किसी ऐसी गाड़ी जो ब्रांडेड गाड़ी होती है उसकी तरह से छत आराम से पीछे हो जाती है। अगर मौसम अच्छा है तो आप ओपन रूफटॉप जो है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, मतलब सन रूफ भी आप इसको ले सकते हैं। बारिश है, अच्छा मौसम है तो आप छत को निकालें और रिक्शे में बैठें और इंजॉय करें। लेकिन जो नीचे कमेंट्स आते हैं ना हमेशा, और वैसे अगर मैं बात करूं सोहा, तो हिंदुस्तान में इंसानी नुमा रक्षक होते हैं, यानी इंसान जो है वो खींचता है और पीछे रक्षक टाइप बना होता है। तो मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि पुत्र मैं जब भी गई हूँ वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिक्शे जो हैं उससे ज़्यादा यही रिक्शे होते हैं कि भाई इंसान ही खींचता है, तो कहते मेरा दिल दुख जाता था कि नहीं यार नहीं, मतलब वो बेचारा बड़ी तकलीफ से आगे जाता था। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो अभी इस किस्म के रिक्शा आपको याद होगा कि जब इंग्लैंड के शहजादी यहाँ पे आए थे तो हमने भी एक ज़बरदस्त किस्म का रिक्शा तैयार करके उनको पूरे इस्लामाबाद की सैर कराई थी, लेकिन सिर्फ उनके लिए तैयार किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे रिक्शा हो या अक्सर आपने देखा हो कि लाहौर की कहीं सड़कों पे भी आपको इस किस्म का तांगा सजाया हुआ आपको नजर आता है। इसी तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी हमें कहीं कुछ तांगे से नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को दोबारा अगर लाया जाता है तो अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, और वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है। लेकिन रिक्शे की मैं बात करूँ तो रिक्शा का उसूल वैसे इस्लामाबाद में तो बंद है, लेकिन रावलपिंडी में हमें बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं और लाहौर में भी बहुत ज़्यादा है। और फिर चींची का रुझान बहुत ज्यादा है भैया, जो नाक में दम कर लेते हैं, तेज रफ्तार जिसके बारे में बात कर रहा हूं। और साहब होते तो वो बड़ा गिरा करते हैं उसे। लेकिन अरमीत आपको पता है ये जो मतलब ऑटो की अगर हम बात करें तो खैर पाकिस्तान में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में भी कम नहीं है। ऑटो वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो देखिए कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास डिग्री एजुकेशन नहीं भी है, लेकिन आपका दिमाग इतना चलता है या आप इतने अच्छे मैकेनिक हैं, इतने अच्छे इंजीनियर है कि आपने अपने रिक्शे को मॉडरेट करके एक टेक्नोलॉजी बेस्ड रिक्शा बना दिया है। मतलब आपको पता है रिक्शे में बैठे तो साइड पे बटन्स है जो कि इस्तेमाल करके आप उसकी विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी रूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्वियसली काम मतलब होता है, आइडिया होता है, उसके अलावा मशीनरी को समझना, मशीनरी को देखना। तो ये यकीनन आपको पता है कि ख़ास तौर पर बड़ा काम करना पड़ता है, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो जब आम लोग ऐसा काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना, खा वो हमसाया मुल्क से हो या किसी भी और मुल्क से हो, उसको अप्रिशिएट करते हैं। खैर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के, हमने उनकी भी काफ़ी खबरें दी हैं। आपको याद होगा उन्होंने इस तरह की कोई गाड़ियाँ बनाने की भी कोशिश की थी, जिसको हमने कहा था कि वो ब्लैक रिक्शा काइंड ऑफ लग रहा है, लेकिन वो उन्होंने भी कोशिश की। खैर लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो ये 1 मिलियन व्यूज़ के बाद जो नीचे कमेंट सेक्शंस आए ना, वो आपको पता है कोई भी वीडियो जब आप भी देखते होंगे ना तो अरमीत आप भी फौरी तौर पर कमेंट्स में जाते होंगे, बिकॉज जो कमेंट्स पढ़ने का मज़ा आता है किसी भी पोस्ट का वो किसी और चीज़ का नहीं आता। तो यहाँ पर भी कॉमेंट सेक्शन में ये आया कि ये तो लग्जीरियस रिक्शा, इसको तो मैं ख़रीद सकता हूँ। किसी ने कहा कि ये मर्सिडीज़ का ऑटो है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनीज़ का नाम लिया, उन्होंने कहा कि अच्छी चीज़ है जो इसने बनाई है और इसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन मुझे लगता है अरमीत ये इम्प्लीमेंटेबल थोड़ा कम है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर अगर ये इस ऑटो में कोई सफ़र करेगा तो उसका किराया भी डबल होगा। ऑटो को तो वैसे पहले इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि चलो ज़रा प्राइस कम हो या पैसे कम देने पड़े, लेकिन इसमें अगर लड़कियां बैठेंगी चार्जेस भी कम हो, बिल्कुल हाँ, लेकिन तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। उसके पैसे लगे हैं बहुत, उसने तो निकलवाने हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो भी हमने आपको देनी है। जो मौसीकी के दिलदादा और मौसीकी के शौक़ रखने वाले लोग हैं वो तो खैर, मौसीकी तो मुझे लगता है कि अगर कहा जाता है कि रूह की ग़िज़ा है तो खैर इस पर तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी है कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वाकई आपको पता है ये एक थेरेपी है। मैं तो इसको बाकायदा फ़ील करती हूँ, इसलिए मैं ऑनर भी इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि आप सैड हों, आप खुश हों, ये जो मौसीकी है हमेशा कोई ना कोई इंटेंसिटी पैदा करती है आपके मूड्स में या आपके जो भी इवेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको खबर दे रही हूँ, 1 सदी पुराने गानों का ऑडियो रिकॉर्ड जो है वो जमा करने वाले शख्स का नाम है नईम, जिसका ताल्लुक़ है लाहौर से। वाह जी वाह, इनको आप सोचें 1 सदी मतलब 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी इनके पास मौजूद है। इन्होंने कहा जनाब मुझे ये शौक़ था, मैंने इस शौक़ को
रिसर्च करनी शुरू की। जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि लोगों के पास तो वाकई इसका बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने फिर हरमीत उन लोगों से रिकॉर्ड ख़रीदना शुरू कर दिया। अंकल की उम्र भी अच्छी खासी है, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों से जो दुनिया में जहाँ जहाँ बसते थे उनसे मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड के तौर पर इकट्ठी की, और आज के दिन तक उनके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसकी जो एज है या उसकी जो उम्र है हरमीत वो 1 सदी है। और ये जहाँ बैठे हुए हैं उसका रिकॉर्ड रूम चेक करें। रिकॉर्ड की बात करें ना सोहा, तो रेडियोग्राम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, और रेडियोग्राम जो है उसी में रिकॉर्ड रखा जाता था। अब मैं इसलिए ये तजुर्बा ज़्यादा है कि मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि हमसे हमारी पैदाइश से पहले रेडियोग्राम उन्होंने 70s में लिया था, और वो गांव में पहला रेडियोग्राम था। और मेरे वालिद साहब उसके बारे में बताया करते थे कि कोई गांव में मजिस्ट्रेट या कोई तहसीलदार जिसको हम खाने पे इनवाइट करते थे, तो साथ में कोई रिकॉर्ड जो है वो लगा लिया करते थे ताकि महफिल जमी बनी रहे। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे घर में, और फिर हमें तो नहीं पता था लेकिन हम उसके साथ खेलते रहते थे। तो बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के पास देखे कि जिन लोगों ने उसको रखा होता है, और ख़ासकर 60 और 50 और 70 और 80 के दौर के जो जितने भी सॉन्ग्स हैं वो इसी में आपको मौजूद नज़र आएंगे, और यही एक ज़ख़ीरा होता था। और फिर इसके बाद एक और चीज़ आई, वो थी कैसेट, जो शायद आपको याद हो, मुझे तो याद है। मुझे भी तो याद कैसेट है। का रुझान बड़ा ज़्यादा था, और उस ज़माने में जो एक दूसरे को नौजवान लड़के, नौजवान ख़वातीन जो एक दूसरे को अगर गिफ्ट दिया करते थे, तो आजकल तो सॉन्ग आ गए भी लिंक सेंड कर दो, लेकिन पहले कैसेट्स जो हैं एक दूसरे को गिफ्ट के ज़रिए भेजी जाती थी। तो मेरे ख्याल में खूबसूरत चीज़ें हैं और इसको रखना चाहिए अपने पास यादगार के तौर पर। हमारे पास थोड़ी बहुत पड़ी है, लेकिन ये है कि पाजी ने रखी हैं और संभाल के रखी हैं। और नईम साहब जो है, नईम खान इनका नाम है, और इनका शौक देखिए हरमीत की नई नस्ल तो चलें इस चीज़ से बिल्कुल ही महरूम है ना कि आप वो कैसेट्स देख सकें या DVD देख सकें या CDs देख सकें। आजकल तो बस जी साउंड क्लाउड या एक्सप्रेस ही चलते हैं, लिंक्स शेयर होते हैं, और लिंक शेयर करके जी आप आजकल तो मतलब ऑब्वियसली ज़माना एडवांस हो गया, और इस एडवांसमेंट को हम भी उतना ही इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके रिकॉर्ड की हम बात करें तो इनका सबसे पुराना रिकॉर्ड है कालू कव्वाल का, जो कि 1923 में उन्होंने कवाली की इंडिया में, यानी वो 100 साल पुराना वो रिकॉर्ड जो इनके पास है, जिसकी वजह से इनके रिकॉर्ड की उम्र जो है वो 100 साल है। तो खैर शौक का तो कोई मोल नहीं होता, जहाँ पे बैठे हुए हैं वो आप रूम चेक करें, मतलब हर साइज़ का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है। अब देखिए हम कैसेट्स की बात कर रहे हैं, CD और DVDs की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्ड, मतलब उस ज़माने में जिस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था इन तमाम तर गानों को, उस तरह के साइजेस जो है वो हर जमाने में बदलते गए। देखिए ना साइज हरमीत आपको पता है फ़ोन की अगर हम बात करें। वैसे सोहा, अगर जब भी टाइम मिलता है ना, और रिकॉर्ड आप तो रिकॉर्ड कैसा करा रही, लेकिन माजी के जो गाने, अब परसों की बात है, हम जा रहे थे किसी पहाड़ की ओर, सैटरडे का दिन था, मेरे एक दोस्त है सलमान, तो उन्होंने पुराने ज़माने के गाने यानी 60 के दौर के कोई कवाली लगाई। यकीन माने उस कवाली में जो अल्फाज का चुनाव था और जिस तरीके से वो, और पहले तो मैंने उनको बोला क्या कर रहे हो पाजी, अभी दौर 2023 का है, या 90s के लगा लो, 2000 के लगा लो, आप तो 60 में चलेगा। उसने कहा पाजी थोड़ा बहुत सुनिए फिर मजा आएगा, वाकई में स्वाद आ जाता है। तो अच्छा जी, वाकई आप ये बात तो ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था ना कि मौसीकी आपके मूड पर, आपके मूड स्विंग्स पर, आपके इवेंट्स पर बड़ा असर डालती है, और आपकी थेरेपी भी होती है बाजू का। तो हम तो इस चीज़ को खैर ऑन करते हैं। अभी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली अगेन शुरू भी हमने इससे किया था, ख़त्म भी हम ऐसे करेंगे, हम रिकॉर्ड ही आपको बताएंगे। 2 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं जिनको आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, जिन्होंने पिंग पोंग गेंद बाउंस करने का रिकॉर्ड बना लिया है। खैर ये तो मुझे देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है अरमीत, बिकॉज निशाना बड़ा पक्का होना चाहिए आपका, लेकिन 5 बॉल्स को सबसे कम सेकेंड में इस ग्लास में डाल के जो रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है, पहले वो 1.18 सेकेंड का था, मतलब पहले ये सेकंड्स में रिकॉर्ड था, अब इन्होंने उससे भी कम सेकंड में रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये बास्केटबॉल प्लेयर्स पहुँचे, उनका विजिट था, और जब वहाँ भी पहुँचे तो इस मकसद से ही पहुँचे कि वहाँ पर जाकर भी कोई ना कोई रिकॉर्ड या तो बनाना है या हमने कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो ये पिंग पोंग गेंद बाउंस करने का रिकॉर्ड तो उन्होंने बनाया। इसके अलावा भी 2-3 रिकॉर्ड्स अरमीत उन्होंने ट्राई किए हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। खैर इसमें कामयाब हो गए हैं। हमें लगता है किसी दिन हमें भी हेड ऑफिस विजिट करना चाहिए। वाकई में इसके लिए निशाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और फिर आप देखें भाई, आप ये देख के भी हैरान हो जाते हैं कि इस किस्म का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। तो यकीनन टैलेंट की कोई कमी नहीं है पूरी दुनिया में, और मुख्तलिफ़ किस्म का टैलेंट हमारे सामने जब आता है तो भाई हैरानी भी होती है, और यकीनन सोच के भी परेशान हो जाता है बंदा कि हाँ भाई वाकई इस किस्म के टैलेंट हर जगह आपको पाई जाती है। लेकिन इसके हवाले से मैं कहता हूँ कि निशाना जो है, और वो भी आपने इसमें डाल के भी कि एक बॉल है और उसको एक ग्लास में डालना है, तो बड़ा मुश्किल सा है। लेकिन बहरहाल
प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बाद लोग रिकॉर्ड बना लेते हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा। और हरमीत आप ये भी देखिए कि रिकॉर्ड किस किस तरह के हैं, मतलब अगर हम जब भी कोई खबर देते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो हम हर दफ़ा कोई मुख्तलिफ खबर ही देते हैं। मतलब कभी हमने कोई कपड़े प्रेस करा दिए हैं, कभी हमने कपड़े हैंग करा दिए हैं, कभी हमने पुशअप्स के, कभी पुलअप्स के, कभी हवाई जहाज से लटक के, कभी हमने पानी पे चल के, कभी रस्सी पे चल के। मतलब आप अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिस की बात करें तो हरमीत बाजी मुझे और आपको उनका ऑफिस विजिट करना चाहिए। जितने रिकॉर्ड उनके हमने इंडोर्स कर दिए हैं ना, जितने रिकॉर्ड उनके हमने दुनिया को बता दिए हैं, हमें भी एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए कि हमने सबसे ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बताने का रिकॉर्ड हमने बना दिया है। खैर ये रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया और ये खबर जो है अपने प्रोग्राम में शामिल की थी। खैर अब हो गया हमारा डेली डोज, अब लेनी है एक ब्रेक, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट यानी पाकिस्तान का वाहिद इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा, उसकी तकसीम अब मजीद वाज़ेह हो गई है। और तकसीम वाज़ेह होने के बाद कहा यह जा रहा है, बल्कि देखने में भी यही आ रहा है कि तकसीम किसी और की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस साहिबान की वजह से ही है। कल की अगर हम केस की या हेयरिंग की या कल की समाअत की अगर हम बात करें तो इस पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। मयूम निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि कल की जो समाअत है वो बगैर किसी फैसले के शाम 5 बजे से पहले ही ख़त्म होगी, 5 बजे तक बल्कि हम इंतज़ार करते रहे और 5 बजे के बाद पता लगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर आज सुबह 4 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। आपको क्या लगता है अब क्या फ़ैसला सामने आ सकता है? ये बहरहाल ये कोई इसके बारे में कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ये काफी जो सूरत हाल है वो बड़ी पेचीदा हो गई है। एक तरफ तो जो अपना कौमी असम्बली और सेनेट जो है उन्होंने एक बिल पास कर दिया है जो अब सदर पाकिस्तान के पास अप्रूवल के लिए चला गया है। उसमें कुछ रूल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चेंज किए हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो आराम पाई जाती है। कुछ वकील सीनियर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करना मुकन्ना है क्योंकि वो कानून साजी करना उसका हक है और वो कर सकती है। और कुछ जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी राय ये है कि ये मुदाखलत है एक आज़ाद अदलिया में, और ये राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो अदलिया को देता है। 191 आर्टिकल है इसका आइन का, जिसमें ये तहरीर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स जो है वो खुद बनाएगी। तो इसलिए ये इस किस्म की कंफ्यूज सिचुएशन असल में पैदा हुई है कि ये जो सुनने वाले हैं वो इस बात पर जरा तवज्जो दे मेहरबानी करके कि ये स्टेटस को चल रहा है पूरे 75 सालों से मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ सियासी इदारों में, ये अब ये चलने के काबिल नहीं रहा स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब ये है कि हालात को जूं का तू रखना और उससे शराफिया को फायदा पहुंचाना और उसमें अवाम का कोई मफाद ना होना। मिसाल के तौर पर अदलिया जो है इसमें गुज़श्ता 10-15 साल से जो वो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो वकाला हैं, जो बार्स हैं मुख्तलिफ, वो मुतालबा करती रही हैं कि भाई ये जो चीफ मिनिस्टर के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनको थोड़ा सा उसमें मुशावरत शामिल की जाए। और मुशावरत तो आपको पता है सबको कि ये कुरान का असूल है, मगर हम मुशावरत से फैसले नहीं करते। जिसके हाथ में कोई इख्तियार आ जाए तो वो उसको कुल्ली तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वो मुशावरत नहीं करता। तो ये इससे ये मामला दिख गए हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आते रहे हैं, अगर वो खुद ही रूल्स जो है वो तब्दील कर लेते हैं हालात की तब्दीली की वजह से, और वो एक बंदा फैसला ना करता। निज़ामी साहब, अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें तो एक तरफ तो मुख्तलिफ बेंचेस पे फिर हम ख्याल बेंचेस के हवाले से अलग तासुर है। आपने देखा कि एक तरफ हम ये तासुर भी दिया जा रहा है एक पार्टी की जानब से कि प्रो PTI जजेज हैं, दूसरी जानब से ये तासुर दिया जाता है कि बल्कि अगर हम मरियम नवाज को कोट करें तो उनका गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहना था कि अब तो नवंबर या सितंबर के करीब हमारा भी कोई जज आ जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, आप नहीं लगता है कि जजेस की ये तकसीम जो है इदारे को कितना नुकसान पहुंचा रही है? सर मैं तो ये देखें जी, बात यह है कि मैं तो समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक तशवीशनाक सूरत इस वक्त पाकिस्तान में हो गई है। न सिर्फ ये एक अदारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हालांकि ये अदारा कम अज कम ये बाकी सारे अदारे बैठ भी जाएं, इस अदारे को खड़े रहना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि बुनियादी अदारा है ये हर रियासत का। सुप्रीम कोर्ट जो होता है बुनियादी अदारा होता है, वो दूसरे अदारे जो हैं
वो अगर कि आइन के खिलाफ चल रहे हो तो उनको सीधा चलाता है ये अदारा। मगर बदकिस्मती आप देखें कि इस अदारे के अंदर भी देखें डिवीजन आ गई है, और ये पहली दफा नहीं आई। इससे पहले भी आप देखें, मेरा ख्याल है जब वो जस्टिस सजावत शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको याद हो। तो इसका सबक जो है, मसला ये है कि हम तारीख से सबक सीख के आगे नहीं बढ़ रहे। ये सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की हमारी ये है कि एक वाकया होता है, उसको तमाम जो जिद्दा कौमें होती हैं उसको देखती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं, उसके मुताबिक आप अपनी तब्दीली करती हैं। तो इन्होंने ये जो जजों का जो चुनाव है, जो इंतखाब है, ये तरीकाकार ही गलत है। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई जो है वो क्रिकेट साहब के साथ लग जाता है, कोई नून लीग के साथ लग जाता है। हालांकि जो जस्टिस हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम, वो इंडिपेंडेंट माइंड के होने चाहिए। अच्छा, क्यूम निजामी साहब ये भी कहिएगा जस्टिस कार्नेलियस थे, इस किस्म के जो जज रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो इनको पार्टी की तरफ नहीं देखना चाहिए, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखना चाहिए, मुल्क की तरफ देखना चाहिए, 24 करोड़ अवाम की तरफ देखना चाहिए, और फैसले इंडिपेंडेंट माइंड से करने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जजों का जो इंतखाब है उसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, बड़ा आला सती, जो आजादाना राय से इनका टेस्ट भी ले, तहरीरी टेस्ट ले, जिस तरह CSS के लोग आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, इस तरह जज भी आए। जज कैसे आ जाते हैं सिफारिश से, कोई इधर को सिफारशी आ जाता है, कोई उधर से सिफारशी, और जब सिफारशी जज मेरिट के अलावा आएंगे तो यही हाल अदलिया का होगा जो आज हो रहा है। जी हरमीत जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस सो मोटो की तादाद को गिने 2000 से शुरू करें और अब तक की शुरुआत करें, तो तकरीबन ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये 204 बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सो मोटो जो हैं 2 जजेस ने लिए। आपके सामने है इफ्तिखार चौधरी की मैं बात करूँ या साकिब निसार की, सबसे ज़्यादा जो है इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिए थे 79। उसमें हमने ये देखा था कि सबसे ज्यादा फायदा जो है कहीं ना कहीं, और उसके गुण भी ज्यादा नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पार्टी गाया करती थी। लेकिन इस सारी सूरत में अगर हम देखें 204 में से सिर्फ 1 सो मोटो है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि हालात बड़े दूसरे सख्त में जा रहे हैं। ये जो लड़ाई है हम देख रहे हैं, और एक आम तासुर ये जा रहा है कि 2 बहरान तो ऑलरेडी खड़े हैं, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, अब आईनी बहरान खड़ा हो चुका है। तो इस वक्त 2 पार्टियों की 2 इदारों पर बड़ी कड़ी तनकीद जारी है। PTI की जानिब से जो स्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया जा रहा है, नून लीग की जानिब से जजेस और अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। तो ये किस नहज पर मुल्क को लेके जाएंगे सर, अगर इस किस्म की ये तहरीकी और इस किस्म की तकारीर चलती रहे? तो पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी हैं, वो चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर है, साथी हैं, सारे, ये हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को ऐसी सूरत हाल से निकालें। उसका तरीका ये है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, सारे हम मुल्क के साथ वाबस्ता हो जाएं, 24 करोड़ अवाम के साथ वाबस्ता हो जाएं, हम शख्सियतों के साथ का साथ छोड़ दें जो अपने मफादात के लिए, सियासी गुरोही मफादात के लिए ये सारे अवाम को और नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों को भी सोच आनी चाहिए कि भाई ये आफ्टर ऑल इसका नतीजा क्या निकल रहा है। खुदा के वास्ते ये रियासत तो इस तरह टकराव की वजह से, जैसे ये टकराव की महाजर आई की कैफियत है जो पहले पाकिस्तान में कभी नहीं आई। आप देखें कि ये जो फौज है वो, जैसे बिल्कुल ठीक है आपने, फौज जो है वो बड़ी दबाव का शिकार है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक तरफ जजों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी ऑडियो वीडियो जो है वो चलाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो खुद अपनी रियासत को, जिसके ऊपर हम जिस शाख के ऊपर बैठे हैं, उसी को हम काटने की कोशिश कर रहे हैं, शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर। तो ये तो फैसला आफ्टर ऑल ये अवाम के जो अवाम है और खासतौर पर नौजवान है उनको सोचना चाहिए। वो मैं उनको तजवीज देता हूं कि वो आल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलाएं, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, और उसमें ये सारी सूरत हाल पर गौर फिक्र करें। जिस तरह ये वकीलों ने एक आल पाकिस्तान वो बुलाया है, कन्वेंशन बुलाया है, वो बहुत अच्छा किया है। इस तरह नौजवान भी जो मुस्लिम जमातों से तल्लुक रखते हैं वो एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के, वर्कर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और उसमें ये इश्यूज जो है वो टेकअप करें और अपनी अपनी पार्टियों के अंदर प्रेशर करें और उनसे कहें जी कि हमने इस रियासत को आपके जो जाती खानदानी शक्ति मफादात है उसके आपने भेंट नहीं चढ़ाने देना, हमने मुल्क को सीधा चलाना है आगे। और ये जो अदारे हैं इनके बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, अदारों की इस्लाह जरूर होनी चाहिए। अदारों के अंदर चाहे फौज है, चाहे वो अदलिया है, मीडिया है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे वो एग्जेक्टिव है, सबके अंदर इस्लाहात की जरूरत है। क्योंकि आपने इस्लाहात नहीं की
जिस तरह चीन कयूम जो निजामी है, साहब, कल आपने ख्वाजा आसिफ 5 का साल के बाद बयान वो सुना इस्लाह होगा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब वो बाहर आए मीडिया के सामने, उन्होंने ये बात की कि हमें फैसले जो हैं वो सियासत के फैसले पार्लियामेंट हाउस में करने चाहिए, ना कि अदालत में। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, फिर भी आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी नालायकी सियासतदानों की कि फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, बैठने को कोई भी तैयार नहीं है। हम जितने भी बयान ना देखें वो उसमें भी हमें उसने वो कौमी असम्बली को मफलूज कर दिया है। भाई कौमी असम्बली आपको इलेक्ट किया था लोगों ने 5 साल के लिए, आप घर आके बैठ गए। देखो खुदा का खौफ करें, आपकी जिम्मेदारी है, आईनी सियासी जमहूरी जिम्मेदारी है। इनकी ये जो 160 जो अराकीन इस्तीफे दे के बाहर आ गए हैं, इनको ये किसने इख्तियार दिया था? इनको तो कोई इख्तियार ही नहीं था, वो तो इख्तियार अवाम के पास है। उन्होंने 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया, इन्होंने असम्बली को मफलूज कर दिया है। और उधर जो वो आए हुए हैं सारे पुराने गाहक हैं, वो फायदा उठा रहे हैं उससे। और उसमें जिम्मेदारी तहरीके इंसाफ के लीडरों के भी है, उसको कबूल करनी चाहिए तहरीके इंसाफ को अपनी जिम्मेदारी। और दूसरी जो जमातें हैं, ये इत्तेहादी जमातें जो हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि आफ्टर इसका हाल जो है वो इलेक्शन है। आप 8 अक्टूबर में कंसेंसस क्रिएट करें कि सारी जमातें हल्फिया बयान दें के सामने जाके। कयूम निजामी साहब, ये कहिएगा कि इस्लाहात की बात आप कर रहे हैं कि हर इदारे में इस्लाहात की जरूरत है, वो बात यकीनी है, लेकिन इस्लाहात के नाम पर जो तरमीमी बिल पेश किया गया है, जिसके तहत मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी कमेंट करें कि आर्टिकल 183(3) जो है, जिसके बाद अब एक आईनी हक होगा आपके पास पिछले माजी में जितने भी केसेस हैं कि वो अपनी अपील जो है वो दायर कर सकेंगे। टॉप ऑफ दी ऑल कुछ 2-3 चीज़ें भी हैं इसमें। एक नवाज शरीफ के नाअहल होने का, हयात नाअहल होने का केस है, जहांगीर तरीन का केस भी है। सर ये आपको किन मुहर्रिकात लगते हैं इन चीज़ों के? अरे ये असल में ये ऐसा बेलफाइडी है ना, ये बदनीति में बबरी है, इसलिए लोगों को महसूस हो रहा है। ये इन्होंने 1 महीना दे दिया उनको कि भाई, जो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि भाई एक बंदे को सजा हो गई है, उनको क्या वो कोई टीम से कोई तल्लक नहीं है ना उनका। अपनी इन्हें खेली उन्होंने, सही खेली या बुरी खेली, उनको खत्म करो, नौजवानों को आगे लाओ, फिर वही वापस जाते हैं इधर। यानी इनको शर्म आती नहीं है। इतने घटिया लोग हैं ये लोग हैं, इनको क्या कहूँ मैं खुद भी सियासतदान हूँ, सीनियर सियासतदान हूँ, मुझे तो शर्म आती है आजकल के सियासतदानों को। इनके रवैये देखे क्या है। वो एक बंदा 3 दफा वो बन के वजीर आजम इस मुल्क में रहा है, फिर वो भाग गया है, चला गया है, फिर उसको वापस ला रहे हो। कोई शर्म करो, पानी में डूब के मर जाओ। और उधर जो सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कयूम निजामी साहब। अगर हम देखें बाहर की मिसालें हमारे पास बहुत ज्यादा, और स्कॉटलैंड की रिसेंटली मिसाल आपने देखी कि मियां चन्नू का नौजवान वहां का वज़ीर आज़म बन गया है, ऋषि सोनालिक जो है वो हिंदुस्तान के हैं लेकिन इंग्लैंड के बन गए। तो ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन ये जो मरूसी सियासत है, इससे निकलने का जो है अभी तक हमने नहीं देखा कि वो बरतानिया का जो निजाम है जमहूरी, वो और है, ये पाकिस्तान का और है। ये लोगों को समझाएं कि ये शैतानी निजाम है। अल्लामा इकबाल ने इसको कहा था अबलीस की मजलिस शूरा। इसमें कोई एक आदमी पढ़ा लिखा शरीफ आदमी आगे आ नहीं सकता, इसलिए इस निजाम को बदलने की जरूरत है। और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जागो तहरीक की तरफ से ताल दे रहा हूँ कि हम एक पुरअमन वाक करेंगे इंशाल्लाह मार रोड पर ईद के बाद अंग्रेजों के निजाम के खात्मे के लिए। और सही जो ठीक है कयूम साहब, ये कहिएगा इलेक्शंस की आप बात करें कि वाहिद वे आउट हमें यही नजर आता है। इस वक्त मुआशी बदहाली रूज पे है, कोई बता नहीं रहा, मुल्क डिफॉल्ट कर गया, IMF हमें मुंह नहीं लगा रहा, और सूरत हाल मुल्क की ऐसी है कि सियासी अदब इस्तेकाम की वजह से जो मैशियत का हाल है, जो माशी सूरत हाल है, वो बद से बदतर होती जा रही है। हर सूरत हाल में आपको क्या लगता है इलेक्शंस वाहिद वे आउट है? लेकिन इलेक्शंस कराने के लिए वो इंटरिम गवर्नमेंट जो 3 माह की होती है, वो 9 माह पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनके इख्तियारात का क्या होंगे उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। अब ये बताइएगा कि इलेक्शंस ना कराने के लिए हर हरबा PDM ने और हुकूमत ने अपना लिया है। अब सिर्फ वाहिद 22-23 करोड़ अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि वो कोई कॉल दे तो इलेक्शन हो। यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक क्योंकि है जो सियासी मसला ना, मसला सारा ये है, ये सियासी मसला है जो ये अदालत में ले जाते हैं, क्योंकि खुद नाअहल हैं सियासतदान, खुद अपने मसले पार्लियामेंट में ये हल नहीं कर सकते, और खुद हल क्या करने हैं कि इन्होंने तो वो यरगमाल बनाया हुआ है पार्लियामेंट को भी, इन्होंने हुकूमतों को तो यरगमाल बनाया हुआ है, रियासत को भी यरगमाल बनाया हुआ है इन्होंने। इनका अब एक ही तरीका है जो मैं समझता हूँ अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कि ये जो 8 अक्टूबर की डेट अब अनाउंस हो गई है ना, इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हल्फनामे लिए जाए। ठीक है कयूम साहब, थैंक यू सो मच। रिव्यूज इदारों में इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन वो आपके ज़ाती मुफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्की मुफाद के लिए होने चाहिए। एक क्विक ब्रेक ले लिए, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और बाज़-औक़ात आप सोशल मीडिया पे, बल्कि आजकल जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, जो चीज़ें आप वायरल देख रहे हैं, बाज़-औक़ात जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये आजकल ट्रेंड में है, हमें भी इसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन बैक एंड पे उस चीज़ को लॉन्च करने वाले लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड चलता है और सब उस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं और हर कोई वही काम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर मैंने अपनी बर्थडे पे या अपने किसी इवेंट पे कस्टमाइज़ केक ऑर्डर किया तो वहाँ जो गेस्ट थे उन्होंने भी वो कस्टमाइज़ केक ही ऑर्डर करना है। लेकिन इनको लॉन्च करने वाले लोग कौन थे, ये आइडिया पाकिस्तान में लाने वाले कौन थे? खैर ये बात, ये मिथ जो है, इससे पहले तो आपने किसी प्रोग्राम में नहीं देखी होंगी। मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगी बेसिकली ऐसे बेकिंग एक्सपर्ट से जिनका नाम जो है वो राबिया कैसर है, और आज से 15 साल पहले ये ट्रेंड उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च किया। क्या सोच के लॉन्च किया और उस वक्त किस तरह से इन्होंने इसका आगाज़ किया, इनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। मैंने तारुफ में बहुत मुख्तसर करने की कोशिश की इसको, बिकॉज अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो हर किसी का यही शौक और यही टारगेट होता है कि कोई भी इवेंट हो तो जो आपकी पर्सनैलिटी, उसकी डिपिक्शन आपके केक पे नजर आनी चाहिए। बट व्हेन यू स्टार्टेड उस वक्त इस चीज़ का रुझान बिल्कुल भी नहीं था। हाउ यू स्टार्टेड? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अपनी बेटी के लिए केक चाहिए था, और जैसा मैं सोचती थी और जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो बना नहीं रहा था। तो फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट, और मैं बचपन से बेकिंग कर रही हूँ और कुकिंग में, और मेरी मदर बहुत अच्छी बेकिंग करती थी, तो फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट आई स्टार्ट लाइक दिस। तो फिर जो जो चीज़ें उसको पसंद थी मैंने वो लगाना उसमें शुरू की। तो वो करते करते खुद ब खुद वो शौक से एक चीज़, जब आपको किसी चीज़ का शौक होता है तो यू नो तो एक आउटपुट अलग सी निकल के सामने आती है। लेकिन उस वक्त भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ट्रेंड नहीं फैला। नहीं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 5 ईयर्स, तो शायद पिछले 5 सालों से ये चीज़ ज़्यादा एक्सपैंड की है, लोगों ने ज़्यादा इसको पसंद शुरू किया। अब उस वक्त जब आपने शुरू किया तो क्या चीज़ें कीप इन माइंड रखी? और लोगों को पहले ये लगता था, दे वर रिलक्टेंट कि अच्छा हम ऑर्डर करें, और ऑनलाइन ऑर्डर का इतना रुझान नहीं करते थे, और लोगों के बहुत बुरे एक्सपीरियंस थे, और इनफैक्ट चीज़ें पहुंचती नहीं थी घर तक जैसा वो देखते थे। और उस वक्त फेसबुक स्टार्ट हुआ, तो फिर उससे जब सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू किया तो फिर उसके बाद एकदम से जो है वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ। किसी ने एक ने केक बनवाया, फिर वो एक केक था वही एडवर्टाइजमेंट बन गया, तो वर्ड ऑफ माउथ चलते 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 फिर तो इस तरह से। जैसे मैंने कोट किया कि अगर मैंने बर्थडे पे कस्टमाइज केक बनवाया और उसके ऊपर अगर टीवी माइक बना हुआ है, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी को डिपेक्ट करता है। एग्जैक्टली, तो फिर वो वहाँ पर मौजूद गेस्ट ने अपने बच्चों की, मतलब जो भी इवेंट्स होंगे उस पर वही करना है। Exactly. लेकिन बेकिंग जो है वो बाकायदा came out as a proper profession yes, for girls yes, now. yes. पिछले 10 सालों की अगर हम बात Exactly. करें, खवातीन, मेरे शो में बहुत सारी ऐसी खवातीन आ चुकी हैं, ऐसी बच्चियाँ आ चुकी हैं जो घर में अपने किचन में रह के बेकिंग की बहुत सारी आइटम्स बना रही हैं, दे आर डूइंग रियली गुड। सो आपने जब काम शुरू किया, अगेन कस्टमाइज केक के अलावा इसका रुझान नहीं था, वर्किंग फ्रॉम योर किचन। यस, वो एक्सपीरियंस कैसा था? अमेजिंग एक्सपीरियंस, और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक छोटा सा स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है, हम बेबी स्टेप से आगे बढ़ते हैं जब एग्जैक्टली तो फिर, और आप जब आपको फैमिली इतना ज़्यादा प्रमोट करे, अप्रिशिएट करे, तो फिर उससे आपको यू नो थोड़ा सा बूस्टअप होता है। आप कहते हैं हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ दैट हेल्प मी अलॉट, और डेली फिर कुछ ना कुछ बनाती थी। फिर जब एक चीज़ की अप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा होती थी, फिर लोग क्यूरियस बहुत ज़्यादा थी, कॉल करते थे, पूछते थे कि अच्छा ये हम खा सकते हैं, ये खाने में भी वैसा ही टेस्टी होगा जैसा ही नज़र आ रहा है। क्योंकि उसके ऊपर लवाजमात इतने सारे होते हैं कि हमें लगता है अंदर केक होगा भी कि नहीं होगा। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी पाजी, आपकी बर्थडे का केक हम कैसा बनवाएं? राबिया, मैं मुझे ना जब भी ईद आती है, वैसे भी हमारे 14 तारीख को वैसाखी भी आ रही है, तो मुझे याद है राबिया, सोहा शायद आपको याद हो या ना हो, मैं तो शायद मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा होता था कि अभी भी मैं जाता हूँ और ट्रेडिशनल केक्स बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती थी, और फिर जब ईद आती थी तो हमारे यहाँ ये रिवायात थी कि जो है बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के केक जो है वो तैयार किए जाते थे, और फिर जब मुबारकबाद के लिए कोई आए उनके सामने रखे जाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, और फिर बेकरियाँ जो हैं उसका रुझान ज़्यादा बढ़ा। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब घरों में दोबारा ख़वातीन दोबारा एक्टिव नज़र आती और मुनफरिद किस्म के केक्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें तैयार करती नज़र आती हैं। आपको लगता है अब ये कि सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया है, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे लोग जो हैं इसी की वजह से आगे बढ़े? ख़वातीन पहले भी ये काम किया करती थी लेकिन सिर्फ घर तक ही महदूद होता था सारा कुछ। ऐसा ही है, पहले इतनी प्रमोशन नहीं मिलती थी ना, अभी तो इट्स जस्ट 1 क्लिक अवे। और जो हम सोचते हैं वी हैव सेवरल ऑप्शंस, कोई एक हम उसका आइडियाज़ लेने के लिए हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, हम एक क्लिक पे हमें लगता है कि अच्छा हाँ मुझे ये भी डालना है, ये भी डालना है। सो नो व्हेन वी क्लिक दोज थिंग्स, तो फिर हमारा जो आइडिया है वो ज़रा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है।
तो लोगों को बहुत आइडियाज़ मिलते हैं, सोशल मीडिया ने बहुत एक हेल्प और की चीज़ें है। सीखने सिखाने के लिए वी हैव सो मेनी ट्यूटोरियल्स। Yeah. लाइक आजकल तो अगर आप बना रही हैं, वैसे मैंने भी कुछ स्क्रीन पे कुछ हम लोग साथ साथ आपका काम भी दिखा रहे थे, अब कुछ डेट्स के साथ आपने, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो हम रमज़ान की मुनासबत से आपसे कुछ टिप्स लेंगे कि अगर ख़वातीन ने घर में बेकिंग भी करनी है और कुछ इनोवेटिव सा करना है, क्योंकि दस्तरखान पे हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ की एक आइटम की एक एग्ज़ाम मौजूद हो। तो ये जो ऑन स्क्रीन हम दिखाएंगे आपको, बल्कि भी दिखा भी रहे हैं, केक्स के साथ साथ कुछ डेट्स के साथ भी आपने करने की कोशिश की है। अगेन आज से 15 साल पहले की बात करें तो यू लॉन्च्ड कस्टमाइज केक, नाउ यू वांट टू इनोवेट समथिंग एल्स, कि कुछ और नई इनोवेशन लेके आ जाए। तो ये कैसे कर सकती हैं ख़वातीन घर में? मुझे इसके लिए तो मुझे ये लगा कि अच्छा हमने रमज़ान में लोगों के घर जाना है कहीं पर भी, तो हम कोई रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम अफ्तारी पे इतना सब कुछ खा लेते हैं, कुछ ऐसा हो जो यूज़ भी हो जाए और रमज़ान की मुनासबत से थोड़ा सा आपको लगे वैल्यूएबल, उस तरह से लगे। तो फिर डेट से अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता। और खजूरें, अच्छा आप किसी के घर लेके जाएं तो खजूर को और कैसे, क्या खजूर का केक बन सकता है, कप केक्स बन सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन की बहुत अच्छी टॉपिक हो सकती है, एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद उसकी फिलिंग अच्छी सी हो और बच्चों के लिए उसको चॉकलेट में डिप हुई हुई, तो पूरी फैमिली की मुनासबत से कि पूरी फैमिली को अच्छा लगे, बड़ों को अच्छा लगे और नॉट टू मच स्वीट। और रोज़ा खोलने के बाद जब आपने एक दफ़ा खजूर खा ली तो इट डजंट मीन कि आप दोबारा नहीं खाएंगे। हाँ, exactly, वैसे भी खजूर खानी चाहिए टेबल पे। एग्जैक्टली चीज़ ऐसे, और जो भी आपके दस्तरखान पे है तो डेफिनेटली वो आपकी पसंद का होना चाहिए। आप खुद कुछ पसंद करते हैं तो आप किसी के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, आपको पता है राबिया, एक और चीज़ है, मेरी छोटी बहन है ना, घर में वो इफ्तार बनाती है, अब उसको ना आजकल बहुत शौक है खजूरों के साथ मुख्तलिफ किस्म के ना एक्सपेरिमेंट्स करने का। अब आप भी, मैं चाहती हूँ कि टिप्स दें इस हवाले से, अगर हमने बनानी है और बाज़ वक़्त आपको पता है घर में आपने डायबिटीज़ के पेशेंट का भी ख्याल रखना होता है, लेकिन खजूर में वैसे इतनी मिठास होती है और वो हार्मफुल भी नहीं होती, किस किस तरह से बनाया जा सकता है? मतलब चॉकलेट, बादाम और क्या क्या किया जा सकता है? उसके साथ चॉकलेट की तो हम कोटिंग कर सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद है। आपको लोटस फ्लेवर पसंद है, आपको कैरेमल है, और उसके अलावा सॉल्टेड कैरेमल पसंद है। कुछ लोगों को वॉलनट्स पसंद होते हैं, कैशू नट्स पसंद होते हैं। बच्चों के लिए रेजन्स बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्रैनबेरीज अट्रैक्ट करती हैं। एनीथिंग विच इज़ ड्राई, और इनफैक्ट अगर थोड़ा सा जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है तो पेस्ट फॉर्म में है, तो वो हम उसके साथ फिलिंग कर सकते हैं उसकी। और इनफैक्ट मैंने अभी जो डेट्स बनाई हैं, जो उनकी फिलिंग की है, वो मैंने कप केक का स्लाइस उस कट करके वो भी उसके अंदर डाला है। अच्छा, और आपको पता है ये चले डेट्स के साथ तो आप माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम किया और वो टेस्टफुल भी हो गई और देखने में बड़े खूबसूरत प्रेजेंटेबल भी हो। बट डेट्स बुके अगेन इट्स अ गुड आइडिया एंड इट्स अ डिफरेंट एज वेल, सो हाउ इट केम लाइक आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते ही रहते हैं, और हम सब बहुत क्रिएटिव हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जो हैं रिलक्टेंट होते हैं, करें ना करें, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यस उसको ट्राई करके देखना चाहिए। हाँ, रिस्क लेना चाहिए। ख़राब होगा, दोबारा बन जाएगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अच्छा, अब चूँकि जिसको काम आता है ना उसको सिखाना भी आता है। हाँ। आपको पता है आपने 15 साल पहले अगर इस काम को शुरू किया तो उस वक्त ख़वातीन की कोशिश ये ज़रूर होती होगी कि हम इसको सीखें। अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया ना काम, तो आप मतलब सिखाती भी हैं इस जी, मैं सिखाती भी हूँ। सबसे पहले मैंने सिखाना शुरू किया था, फिर मुझे उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अच्छा जो मुझे आता है वो लोगों को नहीं आता, तो फिर वाई नॉट कि आप उनको बता दें कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है। सिखाने से मैंने बहुत कुछ सीखा। सिखाने से मैंने बहुत सारे लोगों को मिला और उनसे फिर मुझे आप यू गैदर आइडियाज़, और फिर आपको लगता है एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद जब लोग मुझसे बार बार कॉल करके पूछते थे, सिखाया, फिर उसके बाद बनाया, फिर अवेलेबल रिसोर्सेज में काम किया। पहले इतने मोल्ड्स चीज़ें मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अब ट्रेंड्स कितना चेंज होना चाहिए? बिकॉज पिछले 10 साल से तो ये कस्टमाइज केक की एक रेंज चल रही है। शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आपका कस्टमाइज केक ही होता है। अब आप या तो सोचें इस बारे में कि इनोवेशन क्या लेके आनी है, या ये बताएं कि क्या इनोवेशन आनी चाहिए अब, क्योंकि अब काफ़ी देर से ट्रेंड चल रहा है। हाँ, बहुत देर से चल रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जब वो केक रखा होता है तो वो खा नहीं पाते। जो पीछे गेस्ट होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, तो हर किसी तक वो एक स्लाइस, कुछ लोग कोशिश भी नहीं करते, थोड़ा सा रिजर्व होते हैं कि अच्छा हम कैसे खाएं। तो उसके लिए जो एक ह्यूज केक होता है, और उसके बाद फिर अब बाइट साइज़ की जो सर्विंग है ना, दैट इज़ रियली फेमस। ठीक है, तो वो हर एक गेस्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर आपकी नीयत खिलाने की है,
सिर्फ खाली दिखाने की नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। खाली अच्छा दिखाने की राबिया, नहीं है। सोहा ने 10 साल की बात की, हम 10 साल के पीछे जाते हैं गुज़िश्ता सालों में, तो फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेंड जो है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। हम जब बच्चे होते थे, छोटे होते थे, तो हमारी जब भी कोई बर्थडे होता तो हमारी सोच होती है कि भैया केक नहीं बल्कि क्रीम पे टारगेट करना है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं ना कि क्रीम का जो रुझान है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। केक का जो साइज़ होता था भैया बहुत बड़ा था और आसपास पड़ोसियों के एहतमाम किया जाता था कि भैया उनको भी देना है। अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे से छोटा साइज का केक जो है वो ज़्यादा होता है। तो क्या यही वजह है कि आप जो फरमा रही हैं कि भैया दिल नहीं करता केक खाने को? ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। हर किसी के लिए ना स्वीट का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। देखिए आपको जो स्वीट पसंद है, अगर हम स्वीट का नाम लेंगे सबसे पहले आपके माइंड में वो स्वीट आएगी। इट डजंट मीन कि वो केक ही आएगा। किसी को मिठाई पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, एनीथिंग, तो ओह नहीं स्वीट तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। लेकिन अब केक्स बहुत लाइट बनते हैं और लोग कस्टमाइजेशन का मतलब ही क्या है, जो आपको खाना पसंद है हम वो बनाएंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट्स जो आपकी चॉइस है, हम आपके लिए बना रहे हैं। तो ये जो इनकी बात है यही से हम कंटिन्यू करेंगे और हम ये जानेंगे कि ह्यूज केक जो आप देखते हैं उसकी इतनी सारी टॉपिंग जो आप देखते हैं, क्या वो आप खा भी सकते हैं, सिर्फ अंदर वाला ही खा सकते हैं? ये बहुत सारे ऐसी मिथ्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो रमज़ान में इफ्तारियों की तो बात हमने कर ली, अच्छी टिप्स भी आपको दी कि खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपने इसको एज ए बिजनेस यूज़ करना है तो भी आपके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए। लेकिन जनाब ईद आ रही है तो हम कुछ ईद की बात भी कर लेते हैं। राबिया, ईद के लिए भी कुछ बताएं कि अब ईद पे भी हमने जाना है तो मीठा या तो घर बनना है, और अगर घर बनना है तो क्या बनाना चाहिए, और अगर कहीं जाना है तो गिफ्ट में कोई कोशिश होती है ऐसी चीज़ लेके जाए जो थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ी सी टिपिकल ना हो। उसके लिए भी मैंने डिज़ाइन किया है और इंशाल्लाह ईद पे उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। असॉर्टेड डिज़र्ट्स, ठीक है, और उसमें कुछ सेवरीज हों, ठीक है, जो आपको पसंद है या आपको लगता है कि आप किसी के घर जा रहे हैं और आपको उनकी चॉइस का पता है, तो केक इज़ लाइक वो तो इट्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके साथ कुछ सिंगल बाइट साइज डिज़र्ट्स हों, और किसी को कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी फ्लेवर, असॉर्टेड डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ हो, तो एक केक है, केक तो केक है, उसको काटा स्लाइस दिए, सबको दिए। अब आप जिस चीज़ को लॉन्च करना चाह रही हैं, जो मुझे समझ आया, मेरे ख्याल से आवाम को भी वो चीज़ क्लिक करेगी, बिकॉज वो जो आपके केक के इर्द गिर्द बाइट्स होती हैं वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितना एग्जैक्टली वो देखने में अट्रैक्टिव होती हैं तो वो एडिबल भी होती हैं। उनमें से कोई आइसिंग, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो वेस्ट जाए, ठीक है। और केक में समहाउ हमें जस्ट टू मेक मोर अट्रैक्टिव हम उसमें कुछ एडिशन करते हैं जो कि उतना ज़्यादा थोड़ा स्वीट होता है, उतना ज़्यादा एडिबल नहीं होता, लेकिन जो डिज़र्ट्स होते हैं, जो साइड पे डेकोरेशन वगैरह है, जो हम साइड पे रखेंगे प्लेटर के, दिस वुड बी ऑल एडिबल। अच्छा, आपको पता है ये भी सवाल मैं आपसे करना ही चाह रही थी कि चूँकि हम केक जब देखते हैं और कस्टमाइज़ केक देखते हैं तो उसमें बहुत सारी टॉपिंग होती है मुख्तलिफ चीज़ की, मुख्तलिफ बने, कभी कुछ एलिमेंट्स बने होते हैं, कभी कुछ शेप्स बनी होती हैं, कभी कोई फीचर बना होता है, तो क्या उसको खा सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली यस, खा तो उसको ज़रूर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो खा, दैट इज़ टू स्वीट, इट्स ऑल शुगर क्राफ्टेड। तो जब आप शुगर के साथ स्वीट तो होता है, तो लेकिन ये है कि केक पे जितना भी सामान जो केक के साथ इंटैक्ट होता है वो सारा एडिबल होता है। लेकिन आजकल जो है कुछ पेपर कटआउट्स हैं, कुछ देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी पर्सनैलिटी डिपेक्ट करती है, तो वो लगाते हैं। अच्छा, हरमीत पाजी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हरमीत। आप इतनी मीठी मीठी बातें दोनों कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया आशका ही कर लेते हैं। अच्छा, वैसे राबिया, अगर हम देखें केक जो है उसमें बहुत सारे, अब हम देखते हैं कि ज़्यादा रुझान जूसी टाइप के केक का बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या आपको भी इस किस्म के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं आजकल या कम है? नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पहले जब एकदम से केक का इट वाज मोर हिप एंड इट इज़ हिप थिंग, ठीक है, तो लोग पहले बहुत ज़्यादा हार्ड केक बनाना शुरू हो गए, लोग खा नहीं पाते थे। फिर उसके बाद उनका अच्छा केक शो के लिए तो हो गया, पिक्चर्स हो गई, अब खाना क्या है इसको, तो फिर वो कस्टमाइज टेस्ट के मुताबिक भी हो गया कि ज़रा जूसी होना चाहिए ताकि हम उसको खा सकें। और एक बर्थडे की टेम्पटेशन, एक सेलिब्रेशन की टेम्पटेशन स्टार्ट ही केक से होती है। पिक्चर्स आप गेस्ट के साथ तो लेते हैं, लेकिन केक जरूर बीच में होता है। सेंटर ऑफ मतलब अट्रैक्शन। और आप देखिए वो अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग केक को ही देखते हैं कि केक कैसा है और केक कैसा होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा। बट ऑल दो, अच्छा अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसकी बात करें रबिया, तो मैं चाहती हूँ कि ये शौक भी महंगा है और ये कारोबार भी महंगा है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि अगर आपने किचन से स्टार्ट करना है तो आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं, बेकिंग करने के लिए आपको या तो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम उन चीज़ों की बात करें, अगर हम प्रोडक्ट्स की, इंग्रेडिएंट्स की बात करें, दे आर एज मच एज एक्सपेंसिव। तो जो बिजनेस करने वाली ख़वातीन है, जो इनिशिएट करना चाहती हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी कि यू हैव टू लाइक इन्वेस्ट और रिस्क लेना पड़ेगा आपको?
अगर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास तो इक्विपमेंट नहीं था, मेरे पास जो जितनी भी हेल्प के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अवेलेबल रिसोर्सेज से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मेरे किचन में कोई चीज़ बेकिंग से रिलेटेड थी नहीं, तो चीज़ों को बना के हाथ से मिक्स अच्छा। करके, इट्स नॉट लाइक ए केव इट्स लेकिन आपको पता है, ये देखिए अब तो शेप्स है ना हर चीज़ की, अब तो हर चीज़ की मतलब ऐसे ही इक्विपमेंट्स है। है। जब लेकिन मैंने स्टार्ट किया था नहीं था, लेकिन अभी भी जब पैशन होता है ना तो आप कर लेते हैं। बट वन थिंग, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में, एक जो डिज़र्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंसिव है, और डिज़र्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी डिश खाएंगे, इट्स जस्ट अ वन स्पून, अ वन सिंगल taste. सर्विंग, यस That's it. सो उसके लिए वो एक्सपेंसिव ही होता है। और जो चीज़ अगर कोई सस्ती बहुत ज़्यादा मिल रही है तो अच्छा मुझे लगता है राबिया, possible ही मतलब नहीं है। मार्केटिंग के तो हम बात कर रहे हैं कि एक तो फ़ायदा भी बहुत हो रहा है, ख़वातीन आप जैसी नौजवान ख़वातीन भी मैदान में आई और सिखाने के साथ साथ खुद सीखा और सिखा भी रही हैं और पैसा भी कमा रही हैं। ज़्यादा ना बताएं, एफआई वाले आ जाएंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि भाई मेरी तरह सोहा की तरह जो लोग काम करते हैं उनका भी दिल करता है कि जाएँ गरम गरम केक हो चाय के साथ, लेकिन बेकरी दूर है, तो क्या कोई सिंपल सा आइटम जो मज़े का भी हो, थोड़ा सा टिप्स हाँ, हमें जो भी मैं और दीजिए। अरमीत पाजी घर में ही बना ले, मतलब ब्राउनी टाइप कुछ। हाँ, व्हाई नॉट एक्चुअली केक जैसे हमें हर चीज़ की ना बेसिक्स होती हैं, जो केक की भी बेसिक है ना, दैट 3 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। जब अगर आपको उसकी साइंस पता है ना, तो क्वांटिटी के हम इतनी क्वांटिटी डालेंगे तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जस्ट मिक्स करें तो वो बन जाएगा। हमें एग्स और फ्लावर और उसके बाद उसका स्वीट चाहिए, दैट्स इट। और क्या बना? ब्राउनी, ब्राउनी, कप केक बन cupcake. सकता है, 1 बाइट बन सकता है जस्ट, और माइक्रोवेव में भी बन सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो द राइट इंग्रेडिएंट। वाओ। एग्जैक्टली। हरमीत पाजी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अगर टिप दी है, रेसिपी बताई है, तो आप कल ट्राई भी मैं ट्राई करेंगे। करूंगा Why not? भाई। और इसकी फोटो हमें भी भेजनी है और राबिया को भी भेजनी है। खैर राबिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। सभी के काम शुरू कैसे करना चाहिए, अगर आपका शौक है, आपका पैशन है, तो उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। ऑटोमेटिकली चीज़ें होती चली जाएंगी। तो अगर आपका पैशन ये है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको शुरू करें। बस इनिशिएट करना मुश्किल होता है, आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बात करेंगे अब मंडे को। रमज़ान का महीना है, रोज़े रखें, इबादतें करें, अल्लाह ताला को मनाएं, लेकिन अल्लाह के बंदों का यानी मखलूक का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपके हुकूक-उल-इबाद के बारे में भी सवाल किया जाएगा। हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूक-उल-इबाद का भी ख्याल रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।